हेलो एवरीवन, मैं उमेश कुमार यादव। मेरे चैनल में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गोलीय दर्पण का बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक टू हायर रहेगा। जो आप सबों को बेसिक पढ़ाने के बाद मेरा पार्ट 2 का क्लास आएंगे, जिसमें आप सबों को न्यूमेरिकल का क्लास बताएंगे। तो आज हर एक पॉइंट बताएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सेंटर, यानी रेडियस ऑफ सेंटर, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। तो आज गोलीय दर्पण स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें गोलीय दर्पण का डिफिनेशन में बता रहे हूँ। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसे अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। जैसे इनको समझने के लिए पहले आपको चित्र समझना पड़ेगा कि कौन अवतल है कौन उत्तल है। लेकिन याद करने का थोड़ा सा ट्रिक है कि उत्तल मतलब ऊपर उठा हुआ, तो ऊपर उठा हुआ है, पेंट कहाँ है, अंदर, लेकिन और अवतल यानी अंदर धंसा हुआ, तो पेंट कहाँ किया, बाहर किया गया है। और इनका वक्रता त्रिज्या यही रहेगा। और इसके आगे मैं अब बताने जा रहा हूँ, समझे। उसके बाद आप सबों को बताएंगे। तो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद होते हैं, छोटे छोटे चीज़, जैसे फोकस दूरी किसे कहते हैं, जैसे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फिर ध्रुव किसे कहते हैं, फिर प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो मैं ये डिफिनेशन लिखा हूँ। जैसे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। फिर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो फिर वक्रता त्रिज्या क्या होता है, जैसे वक्रता त्रिज्या रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और अब इसके आगे हम बताने जा रहे हैं कि पोल कहाँ होता है, फिर वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, मतलब फिगर के आधार पर आप सबों को समझाएंगे। तो ये तो डिफिनेशन हो गया, क्योंकि 10th में कभी कभी डिफिनेशन लिखने के लिए भी आ जाते हैं कि वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन क्या होगा, और डिफिनेशन के आधार पर आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है फिगर के आधार पर। तो आइए थोड़ा सा, तो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद में मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो उनका डिफिनेशन में बताने जा रहा हूँ कि मुख्य अक्ष कहते हैं किसे, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, वक्रता आप लोग को दिख रहा ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो फिगर से भी समझाएंगे आप सबों को। यह मेरा डिफिनेशन है। अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस में हल्का सा डिफिनेशन अंतर क्या है, इसमें वास्तव में मिलती है किरण, दिखाएंगे हम।
वास्तव में क्या होता है, मिलती है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या हुआ, मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होनी यानी होना यानी आभास होना कि वहीं से लाइन आ रहा, लेकिन वास्तव में वहाँ से लाइन होता नहीं। जैसे प्रतीत होना यानी काल्पनिक। काल्पनिक क्या होता है, जैसे एक आधा बाल्टी पानी में एक ठो छड़ी हम या स्टिक डुबा दिए, डुबाने के बाद तो पता चलेगा कि छड़ी सीधा है, लेकिन यह छड़ कोई डुबा दिए, उसके बाद पता चलेगा कि जहाँ एक जगह मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, कहाँ, तो पानी का जो ऊपरी सतह होगा ऊपर, वहीं मुड़ा हुआ लगेगा, तो वो क्या प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो हकीकत मुड़ गया, पानी में डालने से छड़ मुड़ गया, ऐसा नहीं होता है। वही हम बताएंगे आपको चित्र के द्वारा भी। लेकिन अभी क्या है, अभी आप सबों को बता रहे हैं डिफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में कभी के डिफिनेशन भी आ जाते हैं, तो डिफिनेशन और जो समझाएंगे सेम उसी पर रहेगा। याद नहीं करना है, डिफिनेशन को याद नहीं करना है, हम समझा देंगे, हो जाएगा। अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। उसके बाद में इस सबको मिटा देते हैं, आप सबों को नोट करना है तो कर सकते हैं, मैं साइड हो गया। उसके बाद मिटाने के बाद आप सबों को सारा चीज़ हम बताएंगे। तो जैसे मिटाने दीजिए, उसके बाद बताते हैं। जैसे कोई अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण जैसे बना रहे हैं तो ये कर्व है, कुछ तो कर्व है, बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए यदि कोई कर्व बना रहे हैं, तो जैसे वक्र लाइन कोई हुआ, तो इसका कोई त्रिज्या होगा ना, त्रिज्या किधर होगा, इधर, इधर नहीं होगा, कैसे होगा, मान ली त्रिज्या तो अंदर रहते ना, तो उसका केंद्र भी यहीं रहेगा। लेकिन पहला नंबर हम क्या बताएं, गोलीय दर्पण का ध्रुव। ध्रुव क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे दो भाग में इसको हम बांटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव, यानी पी, यानी पी। ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, ध्रुव मेरा यहीं रहेगा। फिर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होगा इस जगह। जैसे कोई भी खोखला गोला है तो उसी का केंद्र है, ऐसा नहीं कि इसका केंद्र है, तो उसी का केंद्र तो इस खोखले गोले का भाग है, तो इसका भी केंद्र हो गया। तो यहाँ से कोई त्रिज्या हम खींच दिए, तो ये क्या हो, वक्रता त्रिज्या, क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो गया, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। और फोकस जो होगा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र यही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर फोकस बीच में हो जाएगा, जैसे इनका बीच कहाँ हो गया, यही। जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरे कितना है, मान लीजिए 20 मीटर है, तो फोकस कहाँ होगा, ध्रुव से इधर 10 इधर 10 होगा, यानी बीच में होगा, तो इसको फोकस बोलेंगे। तो कितना चीज़ बताए हम, टोटल 5 चीज़ बताए, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, 4, और एक हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या का डिफिनेशन, जैसे वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन क्या था, किसी खोखले गोले का भाग उस गोले की त्रिज्या को
उस गोले की त्रिज्या को उस भाग के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे किसी खोखले गोले के वक्रता केंद्र को उस गोले का किसी खोखले गोले के वक्रता केंद्र को उस भाग को उसकी वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो हम डिफिनेशन क्या दिए थे फोकस दूरी का? मुख्य अक्ष के समांतर। पहले मुख्य अक्ष समझने क्या होता है? ध्रुव डिफिनेशन था, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष भी समझ में आ गए होंगे। अब क्या फोकस? हम बताए कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। मिल गया। अब इधर से भी यदि कोई समांतर लाइन खींचेगा तो एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? फोकस हो गया। उसके बाद आप सबों को हम बताने चाह रहे हैं कि जैसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए आप सबों को आगे हम फिर समझाते हैं। तो ये पूरा समझ में आ गया ना? आप सबों को आ गए होंगे कि वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव और मुख्य अक्ष और समांतर क्या होता है। जैसे कोई लाइन है, हम समांतर भी बता देते हैं। इस लाइन के समांतर कोई लाइन खींचना है तो ऐसा खींचें कि कभी इनके बीच की दूरी, जैसे यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर होना चाहिए, तो ये समांतर हुआ। असमांतर क्या होता है? ऐसे हुआ और एक ठो ऐसे, तो असमांतर, क्योंकि यहाँ कुछ कम दूरी है, यहाँ ज़्यादा है। तो समांतर समझ गए ना? कोई लाइन आ रहा है इधर तो टकराएगा इधर आके, फिर यदि इधर गया तो फिर टकराएगा। तो फिर आप सबों को बता रहे हैं हम कि कहाँ वक्रता केंद्र मतलब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, क्या स्थिति रहेगा, पूरा शॉर्ट में बताएंगे। तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक और साइज को बहुत याद करते हैं, लेकिन याद रहता नहीं, लेकिन उनका आसान तरीका है याद रखने के लिए। एक ठो अवतल दर्पण बना लिया हम, अवतल दर्पण बन गया। और अवतल दर्पण तो ध्रुव तो सारा चीज बता दिए। ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, और इस वाले को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? अनंत पहली बार बता रहे हैं क्या? अनंत हो गया। अब देखो, वस्तु पूछा जाता है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर यदि वस्तु रहे तो कैसा बनेगा। अवतल दर्पण के ध्रुव पर रहे तो क्या बनेगा? आभासी सीधा काल्पनिक। यानी यदि ध्रुव पर तो अभी दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन यदि ध्रुव पर बने तो आभासी सीधा काल्पनिक रहेगा। जैसे आभासी सीधा और काल्पनिक आभासी सीधा काल्पनिक। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, समझे? तो अब उसके बाद यदि ध्रुव और फोकस के बीच रहे, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। एक ठो रहेगा कि ध्रुव पर रहेगा, एक ठो का फोकस मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा। पहले हम वस्तु दे लेते हैं, फिर एक ठो वक्रता केंद्र पर रहेगा। कंडीशन देखिए क्या क्या आ सकते हैं, कंडीशन क्या क्या
आ सकते हैं। जैसे कंडीशन क्या क्या आ सकते हैं, तो कंडीशन यही रहेगा, समझ रहे हैं ना आप सबों को। कंडीशन काटो तो आप सबों को अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताने जा रहे हैं। साइज क्या होगा, जैसे यदि वस्तु ध्रुव पर रहेगा तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा और सीधा बनेगा, बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, समझे। और यदि ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे सबका नाम लिख दिए हम। आप लोग देखिए, वस्तु 1 2 3 4 5 6 का कहाँ बनेगा, यदि ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। यही एक चीज़ है कि याद रखना, उसके बाद हम नियम बता देंगे, पूरा क्लियर हो जाए। ध्रुव और फोकस के बीच रहे तो दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी सीधा काल्पनिक बनेगा। तो इसी जगह लिख देते हैं 6 नंबर, 6 नंबर बन गया प्रतिबिंब। अब देखिए, यदि सी पर रहे वक्रता केंद्र पर, तो इसमें अब कितना बचा, 5 गो ही बचा ना, 5 ही बचा है, 1 2 3 4 5। तो क्या करना है, बीच वाले को यहीं रहेगा, यानी यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और क्या बनेगा, बराबर बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। लेकिन अब क्या बचा, अब 2 ठो इधर 2 ठो इधर। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत यही है, और बहुत बड़ा बनेगा। यदि दर्पण से इधर आएंगे, यदि वस्तु को दर्पण के नज़दीक लेंगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ऐसे भी याद रखना ये। और यदि ध्रुव पर जाएगा तो ऐसा नहीं कि बड़ा बन जाएगा, बराबर बन जाएगा, याद रखें। तो ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का। फिर और जो ये 1 नंबर है, अनंत पर है, तो उसका एकदम उल्टा, ध्रुव फोकस पर बनेगा और क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। दो ठो चेंज हो गया। अब इसको चेंज करना, 4 को 2 के जगह पर, 2 को 4 के जगह पर। जैसे 4 को 2 के जगह पर, यानी हम यहाँ 2 करेंगे और थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा 2 नंबर। फिर क्या, इससे भी बड़ा बन जाएगा, बड़ा। लेकिन ये सब छोटा बनेगा, इधर आ गया ना, आगे छोटा बन गया, लेकिन ये बराबर बनेगा, बराबर, यानी 3 नंबर बराबर रहेगा। और ये दोनों क्या रहेगा, वास्तविक, यानी वास्तविक। और क्या होगा, छोटा होगा। और ये क्या होगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा, 4 नंबर। ये दोनों क्या बनेगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा, वास्तविक और बड़ा बन जाएगा। यानी आप सबों को हम बता चुके हैं कि कहाँ बराबर बनेगा, कहाँ वस्तु बराबर रहेगा और कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक। तो वास्तविक, इतना भी याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रहे। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो आप सबों को हम फिर आगे बताते हैं इसके बाद, इसको मिटाने के बाद। तो आज मैं एक ठो बहुत अच्छा टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि
क्वेश्चन भी आता है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि 10th क्लास में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए इससे बहुत अंतर आपको पता चल जाएगा। प्रतिबिंब के आधार पर मैं अंतर बता रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या इसका बनता है, कहाँ क्या बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कहाँ कहाँ बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, कहीं भी स्थान के लिए प्रतिबिंब के लिए काल्पनिक सीधा तथा छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। छोटा बनेगा और बराबर बनेगा, दो ही कंडीशन याद रखिएगा, दो ही कंडीशन होगा, छोटा और बराबर। और उसके बाद हम चले आते हैं अवतल दर्पण में। आपको हम फिगर से भी समझाए चित्र के द्वारा। तो इसमें देखिए क्या क्या कंडीशन आए थे, बराबर आए थे ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा। काल्पनिक या आभासी दोनों का नाम सेम ही है, काल्पनिक बोले या आभासी दोनों का नाम एक ही है। तो सीधा, काल्पनिक सीधा होता है, छोटा बड़ा और बराबर, इसमें 3 प्रकार का बनता है, छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। लेकिन तो अंतर पता चल गया ना इसमें। तो क्वेश्चन आता है, वीवीआई हम भी कर दिए हैं, तो आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। हम साइड हो गए, समझे। और इसके बाद आगे बताते हैं थोड़ा सा। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग यदि आ जाए लिखने के लिए, तो उपयोग लिखने के लिए आ जाए या अंतर लिखने के लिए आ जाए, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे अवतल दर्पण के उपयोग किस में होता है, गाड़ी के हेडलाइट जो गाड़ी के आगे रहता है। फिर दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में हजामती इसी को बोला जाता है। फिर सोलर प्लेट जो नल जल योजना में लगा हुआ है, मेरे घर के आगे भी लगा हुआ है नल जल योजना। सोलर प्लेट में, लेजर लाइट में दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर और लेजर लाइट। लेकिन एक चीज़ समझना है हम लोग को इसमें कि लिखने का लिख दिए, लेकिन इसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको हम बताते हैं। जैसे किसी का कान देखना है, तो क्या लाइट को एकत्रित करना है, क्या नहीं, लाइट को एक जगह एकत्रित करेंगे तभी न कान दिखाएगा। वही कारण है, जैसे सोलर प्लेट सूर्य के रोशनी को एक जगह एकत्रित करेंगे यानी जमा करेंगे, तो क्या होगा, उससे बिजली उत्पन्न ही होता है एक तरह से समझिए तो। जैसे नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर। और अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण कभी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, कभी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कभी बराबर भी बनाते हैं। लेकिन जैसे दाढ़ी, मेरा भी हल्का हल्का दाढ़ी है, तो जैसे दाढ़ी यदि बड़ा है, नहीं दाढ़ी छोटा छोटा होता है, तो छोटा छोटा है तो उसको बड़ा करके देखना है। तो हजामती मतलब जिस समय दाढ़ी बनाया जाता है तो उसको पूरा फ्रेश पता चले, दाढ़ी बड़ा बड़ा रहेगा तो कटेगा नहीं, तो दाढ़ी बड़ा होने क्योंकि। और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा ही बनाता है अक्सर, लेकिन बराबर भी बनाता है। ऐसा कहना नहीं कि हमेशा छोटा ही बनाता है, बराबर और छोटा बनाएगा, बराबर और छोटा बनाएगा। लेकिन ये तीनों बनाते हैं, बराबर बनाएंगे, छोटा बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। और उसके बाद समझिए, हजामती हो गया, सोलर प्लेट हो गया, लेजर लाइट समझते हैं, जो बहुत पतला सा लाइट जाएगा, वो सब ऑर्केस्ट्रा में सब यूज करता है बहुत आदमी। उत्तल दर्पण के उपयोग गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है। जैसे साइड मिरर ड्राइवर के आगे लगा हुआ रहता है, इस तरह देखिएगा आप लोग, लगा हुआ रहता है, तो गाड़ी को पीछे देखने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसे समझें कि अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, तो ध्यान रहे अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, बात यही समझना है। सारा किताब में सारा चीज़ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन
किया जाता है और क्यों नहीं किया जाता, यही समझना। जैसे उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है कैसा बनाता है, हमेशा वास्तविक और सीधा बनाएगा। तो अवतल दर्पण उल्टा भी बनाता है। तो बताइए, यदि गाड़ी के साइड मिरर में इसको लगा दिए अवतल दर्पण को, तो गाड़ी कभी कभी होगा कि पलट जाएगा, चक्का ऊपर दिखेगा, दिखवे करेगा। जब अवतल दर्पण जब उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या, चक्का सीधा मतलब पलट जाएगा गाड़ी। ड्राइवर को पीछे वाले को पता चलेगा गाड़ी पलट कैसे गया, समझे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो वास्तविक होता है, ऐसे पता चले। तो यही कारण से क्या, सीधा, हमेशा गाड़ी सीधा होना चाहिए। और प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, छोटा छोटा यदि बनेगा तो बहुत दूर तक एरिया कवर करता है उत्तल दर्पण, समझे। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर मतलब पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक ठो साइड मिरर है, तो एक ही है नाम है, पूरा गाड़ी एक ही गाड़ी दिखेगा, यही कारण से नहीं करते हैं। तो उसके बाद आगे बताते हैं। आपका ये पार्ट 1 वीडियो होगा, पार्ट 2 दूसरे दिन हम लेके आएंगे। और थोड़ा सा बचा हुआ है, वो बताने के बाद हम इसको समाप्त करते हैं। तो एक वीवीआई है जो एग्जाम में हर एक बार पूछा भी गया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं। तो मेरे साथ आप आए और बने रहें, वीडियो को देखें। तो ये ध्रुव होता है। तो मुख्य ये क्या है, अवतल दर्पण लिख दिए हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस दर्पण को फोकस कहते हैं, यही लिखा दिए हैं। तो ये फोकस हो गया। लेकिन क्या ऐसे पता चल रहा है कि एक जगह आके मिल रहा है सारा प्रकाश, यानी लाइट है, इस लाइट की किरणें एक जगह मिल रही हैं। तो अभिसारी मतलब आप आइए, अभी अपसारी मतलब आप फैलते हुए चल जाइए। तो जैसे अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आए ना किरणें, और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी लग रहा है कि फोकस से आ रहा है, लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। तो उसके बाद हम आप सबों को चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। तो चिन्ह परिपाटी मैं समझा रहा हूँ, जिसमें आप सबों को पूरा डिटेल से समझाएंगे। चिन्ह परिपाटी हल्का सा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और क्वेश्चन भी बहुत एकदम पूछा जाता है इससे। और वीवीआई लगा लें, क्योंकि न्यूमेरिकल जिसमें हम दूसरा पार्ट 2 लेके आएंगे उसमें न्यूमेरिकल रहेगा, तो आपको समझने में आसान होगा। U बराबर क्या होता है, वस्तु दूरी। V बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। F बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। और R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। लेकिन सारा चीज अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों में होता है। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है, कि अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा इधर ही रखेंगे, अवतल रहे या उत्तल, वस्तु दूरी नेगेटिव लेना है। अवतल रहे या उत्तल, वस्तु दूरी नेगेटिव लेना है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। यदि प्रतिबिंब इधर बने तो क्या, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। ये डिफरेंट, ये क्या होगा, बदल भी सकता है, क्या हो सकता है, बदल। लेकिन इधर आएगा तो नेगेटिव, उधर जाएगा तो पॉजिटिव। फिर फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या इधर न होगा। तो हम चिन्ह परिपाटी इसके आधार पर बता रहे हैं। जैसे आप लोग एक्स एक्सिस एक्स डैश और क्या वाई डैश, यही है। तो इधर क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ अवतल दर्पण बना लेते हैं थोड़ा सा छोटा, तो इधर क्या पॉजिटिव, इधर क्या नेगेटिव, यही ना होता है। देख लीजिए, इधर नेगेटिव इधर
पॉजिटिव, तो इसका सारा चीज़ नेगेटिव होगा। त्रिज्या नेगेटिव तो फोकस दूरी भी नेगेटिव, क्योंकि उसी का आधा होता है, त्रिज्या का आधा ही फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव लिखा हुआ है, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव, याद रहे। फिर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होगा, तो वस्तु दूरी यही वह सारा चीज़ है। तो दर्पण सूत्र VBI है, दर्पण सूत्र भी VBI है। 1/u बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यानी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। फोकस दूरी f होता है तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, f बराबर r/2। एग्जाम में हम इबला याद करके गए इबला, लेकिन क्वेश्चन एक ठो और पूछा जाता है इसमें, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही क्या भाग में है ना, तो ये 2 को इधर लाएंगे तो 2f हो जाएगा, 2f बराबर r। तो याद रहे दोनों सही है, दोनों सही है। तो आप सभी, मेरा यह पार्ट 1 है, PART पार्ट 1 का क्लास, यानी गोलीय दर्पण पार्ट 1 बेसिक से स्टार्ट किए, और जो बचा हुआ है हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। आप सब पहले पार्ट 1 का क्लास देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। लेकिन यदि आप सबों को मेरा क्लास यानी मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो क्या बोलेंगे, क्लास, यदि मेरा क्लास यदि आप सबों को अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, उसके बाद शेयर भी कर दें सभी साथियों को। और यदि आप शुरू से क्लास करते हैं तो एकदम मज़ा आएंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल क्लास जाएंगे। और यदि आप सबों को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि अच्छा नहीं लगे तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, आप जिम्मेवार हैं क्या। ठीक है, अच्छा रखिए तो।